लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हमारे बाकी दो जानकार भी, सुमित बगाड़िया और साथ ही साथ मयूरेश जोशी। मयूरेश, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगी। लॉजिस्टिक्स, फुटवेयर, एफएमसीजी सब में तेजी देखी गई है। क्या आज आप इनमें से कोई भी शेयर खरीदेंगे इस उम्मीद में, जैसे अनिल भी कह रहे थे कि जीएसटी अगर पास होगा इन सेक्टर्स को तो फायदा मिलेगा? मॉर्निंग हर्षिता जी, आई थिंक अनिल जी ने एकदम प्रिसाइसली पिन पॉइंट किया है जो आई थिंक दिक्कतें मार्केट्स फेस कर रहे हैं और जो आई थिंक एक क्वारंटाइन जैसा फेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू डू विद दीस सेक्टर्स। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो लॉजिस्टिक्स शेयर ऑलरेडी होल्ड करते हैं, एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर आप रखते हैं तो मेरे ख्याल से अभी भी ऐसे पैसा बन सकता है, क्योंकि आई थिंक जिस कंपनीज में आई थिंक एक बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, जैसे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में हमने देखा है कि एक बहुत एसेट लाइट मॉडल है जिसकी वजह से इनकी जो इंप्रूव्ड इकोनॉमी के हिसाब से कैश फ्लोज इंप्रूव होने की जो चांसेस हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। सिमिलरली कहीं एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो जो लोअर वैल्यू प्रोडक्ट्स वाले सेगमेंट है जो केटर करते हैं सारे आई थिंक प्रोडक्ट रेंजेस को, तो समथिंग लाइक डाबर इज समथिंग दैट आई रियली लाइक, बट डिक्लाइंस पे आई थिंक मैं एग्रेसिवली किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि बाय करें, बट आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। और फुटवेयर में आई थिंक एक बहुत मैसिव रैली ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं हम, तो मेरे ख्याल से आई थिंक यू शुड स्टिल वेट फॉर मैसिव डिक्लाइंस, इसलिए आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ऑन एफएमसीजी एज वेल एज द लॉजिस्टिक्स सेक्टर। ये राय है, लेकिन नई सीरीज की शुरुआत, वायदा कारोबार की रणनीति और नई सीरीज के लिए चाल निफ्टी की। सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित, क्या कहेंगे? नवंबर की सीरीज तो खराब थी निफ्टी के लिए, खासतौर से जिन लोगों को निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, लेकिन क्या लगता है आपको दिसंबर की सीरीज में कुछ माहौल सुधरने की उम्मीद है? उम्मीद करें कि दिसंबर की सीरीज महीने दर महीने ऊपर बंद होगी। क्या लेवल्स आप निफ्टी के लिए देख रहे हैं, कैसे ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैंने अनिल जी, जहां तक दिसंबर सीरीज का सवाल है, नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सीरीज नवंबर की रही उससे बढ़िया सीरीज दिसंबर की रहनी चाहिए, और जो भी क्लोजिंग हमने नवंबर में देखी है उससे हम ऊपर ही क्लोजिंग दिसंबर की देखेंगे। सिर्फ दो चीज जो मुझे अभी खटक रही है या चिंताजनक है वो है, एक तो कंटिन्यूअस एफआईएस की सेलिंग, दूसरा डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास पिछले एक हफ्ते से मंडरा रहा है। अगर इस बार डॉलर इंडेक्स ने 100 का लेवल पार किया तो इमीडिएटली मुझे ऐसा लगता है कि 10-15 दिनों के अंदर ही 103 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं डॉलर इंडेक्स के अंदर, जिसकी वजह से शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बार निफ्टी के ऊपर नीजेंट रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है और 100-200 पॉइंट के फॉल निफ्टी में एक सडन स्पाइक या 1-2 दिन के लिए करेक्शन हमको कभी भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है ऐसा होगा अगले 10-15 दिनों के अंदर ही। यानी अगर बाई चांस निफ्टी ने 7750 का लेवल ब्रेक किया तो शायद एक बार 7500 के संकेत हो सकते हैं, बट निफ्टी, इसका मतलब ये नहीं है कि खराब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि निफ्टी अगर ऐसा होता है तो लोअर लेवल्स पे सस्टेन करेगा, वो लोअर लेवल से एक सडन बाइंग आएगी और निफ्टी का जो फाइनल अब दिसंबर के लिए मेन लेवल हो जाएगा वो है 8000 का रेजिस्टेंस और 8300 के आसपास का दूसरा पड़ाव, जो कि अभी 5 मिनट पहले आपने भी बताया था। ये दो लेवल्स को मेन पार करना जरूरी है। 8000 का लेवल पार करेगा दिसंबर के अंदर, इसका कन्विक्शन मुझे बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 8000 के लेवल को क्रॉस करेगा और 8200 से 300 के आसपास दिसंबर की एक्सपायरी आनी चाहिए। जहां तक प्रेजेंट लेवल्स पे सवाल है क्या करना चाहिए, एक बार जब तक ये 7800 नीचे में ब्रेक नहीं करता या क्लोजिंग बेसिस पे 7750 निफ्टी ब्रेक नहीं करता, तब तक बाय करके चल सकते हैं 7850 860 के आसपास, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ होने वाला है हफ्ते 10 दिन में, जिसकी वजह से एक नीजेंट रिएक्शन मार्केट्स के ऊपर देखने मिलेगा। कुछ नहीं सुमित, बहुत कुछ होगा, या तो जीएसटी बिल और उम्मीद कर अच्छा होगा, या तो जीएसटी बिल पास ही हो जाए और साथ ही फेड की मीटिंग के बाद कुछ बड़ा झटका न लगे, ब्याज दरें बढ़ानी बढ़ा दें और कह दें बाद में कि अब जल्दी नहीं बढ़ाएंगे, 3-4-6 महीने आराम करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर आप जो कह रहे हैं वही होगा 8300 8350। लेकिन बता दें आपको कि सीएनबीसी आवाज जल्द शुरू कर रहा है एक नया कॉन्टेस्ट, इंडियन एडवाइजरी लीग। इस कॉन्टेस्ट में आप भी भाग ले सकते हैं, अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, एनालिस्ट या फिर एडवाइजर अगर आप हैं तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और इस लीग में खेलने के लिए सबसे पहले आपको indianadvisoryleague.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। 30 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, यानी कि सोमवार से, और इसके बाद लीग शुरू होने के बाद आपको रोजाना अपनी कॉल्स इस प्लेटफॉर्म पर या यूं कहें कि इस साइट पर आपको पोस्ट करनी है। आप हर रोज 10 कॉल्स दे सकते हैं, 5 होगी इक्विटी या फिर इंडेक्स में, 3 कमोडिटीज में और 2 करेंसी में आप हर रोज दे सकते हैं। अगर आप उस हर रोज के विनर बनते तो हर रोज हम इनाम देंगे विनर को 30 ग्राम सोना, और इसके अलावा फाइनल होगा, सारे पॉइंट्स आपके रोज जुड़ेंगे और जुड़ते जुड़ते फाइनल में ये पॉइंट पहुंचेंगे और फाइनल जीतने वाले को मिलेगा एक बम्पर प्राइस ऑडी कार।
देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और तैयारी हो रही है आज के कारोबारी सत्र की। एसजेएक्स निफ्टी में कुछ खास बदलाव नहीं, 9 अंकों की गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार खासतौर से एशियाई बाजारों में आप देखेंगे हल्की गिरावट देखने को मिली। शुरुआत ठीक रही थी, मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन इस समय शंघाई का बाजार 1% नीचे है और हैंगसेंग के बाजार की धुलाई हो रही है। 200 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान वहां पर, इसीलिए एसजेएक्स निफ्टी है जिसमें कुछ खास एक्शन नहीं देखा जा रहा है, हल्की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज कई स्टॉक्स आज आपके रेडार पर होने चाहिए और उन्हीं पर बात करते हैं। हमारे साथ है राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और सुमित बगाड़िया। अशोक लेलैंड पर जोर दिया जाएगा क्योंकि आज इसके हाथ एक बड़ी डेवलपमेंट लगी है। आइवरी कोस्ट वेस्ट अफ्रीकी देश है, उन्होंने 3600 गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया है और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है अशोक लेलैंड के लिए, माना जा रहा है करीब $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। मयूरेश, ये स्टॉक देखिए पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ऑफ द रेडार गया है, ज्यादा एक्शन हमने देखा है टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में देखने को मिला है। क्या आज ये स्टॉक खरीदा जा सकता है 94 पर, क्या लेना चाहिए? आई थिंक ए लेवल से हर एक डिक्लाइन तक हर्षदा जी मुझे लगता है अराउंड 88, 88, 86 तक इफ द मार्केट्स करेक्ट अगर ये स्टॉक आता है तो आई थिंक हर एक लेवल और गिरावट पे लेना चाहिए। आई थिंक दो मुख्य कारण है, एक तो जो एमएचसीवी सेगमेंट में डोमेस्टिकली एक इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं हमारे हिसाब से। आई थिंक वी आर एस्टिमेटिंग 18 to 20% काइंड ऑफ अ वॉल्यूम ग्रोथ। दूसरी बात, जैसे आप लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अशोक लेलैंड का मैनेजमेंट इटसेल्फ इज वेरी वेरी क्लियर और हमें लगता है आई थिंक जो एक्सपोर्ट कंपोनेंट है वो इंक्रीज होना चाहिए 15% से लेकर अराउंड 30-32%। हायर मार्जिन ऑर्डर्स रहते हैं, इसकी वजह से आई थिंक जो मार्जिन एक्रीशन रहेगा दैट कैन बी क्वाइट सब्सटेंशियल। तो मुझे लगता है EBITDA मार्जिन 11 और 12% के बीच में अशोक लेलैंड अगले 2 साल के लिए इजीली मेंटेन कर सकता है, एडेड बाय फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस एज वेल। तो मेरे हिसाब से 11 टाइम्स EV/EBITDA अशोक लेलैंड काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। हर गिरावट पे फ्रॉम द करंट लेवल लंबे समय के निवेशक बिल्कुल ले सकते हैं। वी हैव गॉट अ लॉन्ग टर्म टारगेट ऑन द स्टॉक ऑफ 111 रुपीज। चलिए 111 का टारगेट है और आपको स्टॉक लेना है, तेजी करनी है, 88 के आसपास मिले तो और भी बेहतर, यानी कि गिरावट पर ज्यादा खरीदे और मौजूदा भाव पर भी तेजी की पोजीशन ले सकते हैं। एसकेएस माइक्रो ये शेयर हरकत में रहेगा क्योंकि आरबीआई ने जो लोन लिमिट है, शॉर्ट टर्म लोन्स जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देते हैं वो पहले 15,000 था 24 महीनों के लिए, इसको अब डबल कर दिया है। अब आरबीआई कह रहा है कि आप 30,000 का कर्ज दे सकते हैं और इस पर कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। क्रेडिट स्विस ने कहा है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कंपनी के लिए, इन्होंने जो टारगेट दिया है वो 520 का टारगेट दिया है। दूसरे स्टॉक्स में दूसरे ब्रोकरेजेस ने भी कहा है कि काफी फायदा मिलेगा कंपनी को। अब चार्ट देखकर बताइए मुझे राकेश, एसकेएस माइक्रो की स्थिति क्या दिख रही है? हर्षिता जी, अगर एसकेएस माइक्रो की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है एक बड़ा अच्छा ट्रेड मौजूदा स्तरों पे बनता है। कल की क्लोजिंग 424 की थी, मात्र 4 रुपीज का स्टॉप लॉस बैठता है। 420 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाय करना चाहिए। जिस तरीके से टेक्निकल सेटअप है मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 450, 452 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए 450 चार्ट्स पर दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहां पर क्रेडिट स्विस कह रहा है 520 तक भी जा सकता है एसकेएस माइक्रो का शेयर। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स पर हम बात करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और साथ ही नजरें रहेंगी प्री ओपन सेशन पर भी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और सुमित बगाड़िया। फोकस एक स्टॉक पर जहां कल काफी एक्शन था, हीरो मोटोकॉर्प, बड़ी डील हुई, बैन कैपिटल ने बेचा। इंटरेस्टिंग बात है कि जिनके पास पैसा है वही खरीद रहे हैं और पैसा है घरेलू म्यूचुअल फंड्स के पास, उन्होंने दमदार खरीदारी की है। अच्छा मयूरेश, ये बताइए जो आंकड़े दिखाए हैं इन कंपनी ने बिक्री के त्योहारी सीजन में, और हीरो में तो 10 लाख से ज्यादा इन्होंने बाइक्स बेची है 35 दिनों के भीतर भीतर, लगता है कि जिन लोगों ने कल खरीदा वो पैसा बनाएंगे? और दूसरी बात, फिर क्या इन्वेस्टर्स के लिए सही मौका है 2600-2625 में ले लेने का?
तो क्लियरली अनिल जी, आई थिंक जो एक फेस्टिव सीजन में आपने एक वॉल्यूम्स में स्पर्ट देखा था, नंबर्स देखने पड़ेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे मानसून पैन आउट हुए हैं, जैसे एमएसपी प्राइसेस हाइक हुई हैं, जैसे रूरल इनकम एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर होता है हीरो मोटोकॉर्प का, 30 से 40% की वॉल्यूम रूरल एरिया से आती है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो एक सस्टेनेंस है फेस्टिव सीजन का, वो शायद बरकरार ना रहे अगले कुछ महीनों में। दूसरी बात, प्रॉब्लम जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम कंपनी ने अडॉप्ट किया था, कंपनी इटसेल्फ एक्सपेक्टेड अराउंड 200 करोड़ के आसपास की सेविंग्स बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम, रॉयल्टीज प्रॉब्ली आउट ऑफ द बुक्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक टू दैट एक्सटेंट जो मार्जिन एक्सपेंशन ने देखा है इज लार्जली बिल्ट इन। तीसरी बात यहाँ से, और ये प्राइस से अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, आई थिंक देयर कैन बी अ 10-12% अपसाइड अगले 12 से 15 महीनों में, लेकिन एक कंपेलिंग बाय नहीं बनती ये प्राइसेस पे, क्योंकि मुझे लगता है आई थिंक लार्जली जो मार्जिन एक्सपेंशन है EBITDA फ्रंट पे आई थिंक लार्जली फैक्टर्ड इन है। सस्टेनेंस ऑफ नंबर्स अगले 3 से 4 महीनों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है, और लार्ज एक्सटेंट तक आई थिंक जो कॉस्ट सेविंग्स है ये बिल्ट इन हो गई है प्राइस में और वैल्यूएशंस में। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक आई वेट फॉर करेक्शन ऑन द स्टॉक, लेकिन मैं रूल आउट नहीं करता कि आई थिंक फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव आई थिंक ऊपर के साइड पे 10-12% एक अपसाइड रहती है। बट अगेन क्लियरली वेदर दैट इज वेरी वेरी लुक्रेटिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स विद अ 15-month टाइम होराइजन, वन रियली हैज टू गेज दैट। इस बीच एसकेएस माइक्रो भी फिर से एक्शन में रहेगा। जैसे हम आपको बता रहे थे कि आरबीआई ने निवेश की जो लिमिट है या फिर जो लोन्स देती है, शॉर्ट टर्म लोन जो देती है ये 24 महीनों के लिए, वो डबल कर दिए, 15,000 से ज्यादा अब वो 30,000 दे पाएंगे। लेकिन नई दरें इन्होंने लेकर आए हैं, ब्याज दरों में कटौती की है और 1% की कटौती एसकेएस माइक्रो ने की है। 20.75% थी पहले वो इंटरेस्ट रेट, अब वो 19.75% पर है। 7 दिसंबर से ये नई दरें लागू होंगी। 20% से कम ब्याज वाली पहली माइक्रो फाइनेंस कंपनी अब बन गई है एसकेएस माइक्रो। तो देखेंगे आज किस तरह का एक्शन स्टॉक में रहता है। इस बीच एक और शेयर जिसको एक ऑर्डर मिला है, वेल्सपन कॉर्प, हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर लाइन पर जुड़ रहे हैं और उनसे समझेंगे कि कितना बड़ा ऑर्डर है। बीके मिश्रा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपको ऑर्डर मिला है 2,16,000 मीट्रिक टन की लाइन पाइप सप्लाई करने का। कितना क्या है वैल्यू इस ऑर्डर की और कब तक ये पूरा करना होगा? नमस्कार। ये ऑर्डर है अमेरिका से और ये हमारे जो एक निश मार्केट का एफर्ट रहता है, ये उसी मार्केट से ये ऑर्डर है और हम ये प्रोडक्शन पे लेंगे जनवरी 2016 से लेके लेट्स से मिड 2017 तक हम इसको सप्लाई करने का हमारा प्रेरोगेटिव है और ये करीब करीब 1400 करोड़ का ऑर्डर है। तो अब मिश्रा साहब, आपकी ऑर्डर बुक 6,400 करोड़ रुपए के आसपास जो हो गई, वो इस ऑर्डर को मिला करे, राइट? आई थिंक देखिए 6,400 करोड़ एक बात है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट ऑल्सो ये हमारा ऑर्डर बुकिंग को 1 मिलियन टन से आगे ले गया। जाहिर सी बात है कि आपकी ऑर्डर बुक की जो है उसकी 20% की ये साइज है। ये बताएं कि इस ऑर्डर पर मार्जिन्स किस तरह के रहेंगे, ये बता दें हमें। देखिए साहब, ऐसा है, मैं हर वक्त ये हमारे कंपनी की पॉलिसी रही है कि हम लोग मार्जिन के गाइडेंस नहीं देते हैं, बट एट द सेम टाइम आई कैन ओनली मैं आपको ये एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ कि हमारा यूएस में एक मार्केट पोजिशनिंग और हमारा एक ब्रांड अलग है और जो ऑर्डर वो यूएस से आता है वो जनरली विद हेल्दी मार्जिन आता है। चलिए, बहुत बढ़िया मिश्रा साहब, बधाई आपको इस ऑर्डर की। और 20% इनकी ऑर्डर साइज का ऑर्डर मिला है अमेरिका से, तो उम्मीद करें कि कंपनी के आगे चलते हुए वित्त वर्ष 2017 में इसका असर दिखेगा, जैसा मिश्रा साहब बता रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बाजारों के खुलने की है तैयारी, बताएंगे प्री ओपनिंग सेशन में कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, नजर रहेगी रुपए की चाल पर जहां पर लगातार कमजोरी बनी हुई है। आज क्या है संकेत रुपए के लिए और साथ ही पहला सौदा, इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है और बाजारों के है खुलने की तैयारी। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि हम कमजोरी के साथ खुलेंगे, 18 अंक नीचे 2 बजे। पहला तो यह है जो आपके सामने दिख रहे हैं, निक्की थोड़ा नीचे है, हांगकांग नीचे है। दूसरा ये कि सीरीज के आखिरी दिन कल हमने अच्छी शॉर्ट कवरिंग देख ली,
तो खरीदारी जो हुई थी वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुई थी, तो आज फ्रेश खरीदारी होगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। रुपए की चाल पर डालेंगे नजर, वहां पर किस तरह के संकेत मिलेंगे वो भी देखना अहम होगा। लेकिन इस बीच पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 25 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स और 5 पॉइंट नीचे आपको नजर आएगा निफ्टी। और मजबूत शेयरों में अगर आप देखें जो इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में सिप्ला 6% ऊपर, कोल इंडिया 2% ऊपर और टेक महिंद्रा में है नुकसान, तेजी 2% के आसपास की। नुकसान दिखेगा जी एंटरटेनमेंट में 8% का। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है आज के सेशन में। रुपए पर नजर डाल ली जाए कि वहां पर शुरुआत हुई है क्या करेंसी मार्केट की। पहले तो बता दूं कल 66-56 पर जाकर हमने दिए क्लोजिंग रुपए में और आज फिर से 9 पैसा कमजोर हम खुले हैं। 66-65 का ये है लेवल इस वक्त करेंसी बाजार में। तो करेंसी बाजार में अभी भी गिरावट थमती नजर नहीं आ रही है। 9 पैसे की कमजोरी के साथ आज फिर से हमने शुरुआत की है करेंसी मार्केट की, तो गिरावट का रुझान वहां पर बरकरार है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं, लेते हैं राय उनसे सारे शेयरों पर। सबसे पहले पोलारीज, ये बताएं राकेश चार्ट्स पर कितनी कमजोरी आ सकती है, क्योंकि सेबी ने 2 करोड़ रुपए जब्त किए हैं इनके पूर्व प्रमोटर्स और पूर्व सीएफओ से। जो इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था उसमें जो कुछ भी पैसा कमाया सेबी ने कहा हम वापस लेंगे। इस खबर के बाद जाहिर सी बात है कि एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट तो आएगा, असर तो पड़ेगा शेयर पे, गिरेगा कितना? देखिए अनिल जी, एज ऑफ नाउ अगर आप देखें इस खबर से पहले स्टॉक का जो ट्रेंड है क्लियरली अप है, रुझान हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का है। नीचे में 198 199 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 198 के लेवल्स नीचे में टूटते हैं तब स्टॉक में नेक्स्ट सपोर्ट 192 पर आता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा सपोर्ट 185 पर आता है। अनिल जी टेक्निकली देखें तो चार्ट्स काफी स्ट्रांग हैं, कदम कदम पर सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट 198 फॉलोड बाय नेक्स्ट सपोर्ट 192 फॉलोड बाय वेरी बिग सपोर्ट 185 पर। तो टेक्निकली ऐसा लगता नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। का कहना सही है कि सपोर्ट बार बार नीचे इसलिए क्योंकि वो बायबैक वाला जो ऑफर था उस चक्कर में स्टॉक ज्यादा गिरेगा नहीं। तो अगर गिरे तो किस लेवल पर खरीदना चाहिए ये बताइए फिर। अनिल जी काफी बड़ा सपोर्ट 184 185 के अराउंड आता है। अगर इन स्तरों के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है तो एक अच्छा बाई बनता है। चलिए 184 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। अब देखिए वो स्टॉक 5% नीचे है, देखेंगे कंटिन्यूस सेशन में इसकी और कितनी पिटाई होती है। कुछ और काउंटर जिनमें हमने देखा पिछले सत्र में काफी ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है और ये कुछ वायदे बाजार के स्टॉक है जिस पर मैं आपकी राय सुमित लेना चाहूंगी। टाटा मोटर्स में हमने देखा कल काफी ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई दी। क्या संकेत मिल रहे हैं इस सीरीज में? क्या आपको लग रहा है ये आउट परफॉर्मर फिर से साबित हो पाएगा, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? क्या आज तेजी करनी चाहिए? जी बिल्कुल हर्षदा, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे टाटा मोटर्स के अंदर। ऑटो सेक्टर के किसी भी स्टॉक के अंदर जैसे कि हम पहले से कहते हुए आ रहे हैं हमारा टॉप मोस्ट पसंदीदा सेक्टर है ऑटो सेक्टर। एट प्रेजेंट लेवल्स पे प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से टाटा मोटर्स को बिल्कुल सिलेक्ट कीजिए। कल इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और पिछले कई दिनों के एक हफ्ते की जो रेंज बाउंड मूवमेंट थी जो ऊपर में 415 और नीचे में 390 के बीच जो चल रहा था उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और अच्छे से क्लोजिंग भी दे चुका है। इमीडिएटली ये प्रेजेंट लेवल से कम 20 से 25 रुपए की तेजी दिखाएगा। हो सकता है 4-5 दिन में ही दिखा दे। 420-25 के बीच में मिलता है, स्टॉक बाय करके चले। नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से जब तक ये वापस से 400 नहीं तोड़ता है तब तक कोई खराबी नहीं है और पोजिशनल व्यू के हिसाब से जब तक ये 375-380 के लेवल्स ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें कोई खराबी नहीं है। इमीडिएट टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे 450 तक और 450 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक 475 से 500 तक के लेवल्स दिखाएगा। हो सकता है ये 1.5-2 महीने में भी दिखा दे। अच्छी खासी तेजी लग रही है प्रेजेंट लेवल से, लॉन्ग करके काम करना चाहिए। चलिए टाटा मोटर्स खरीदते रहे हर गिरावट में, लेकिन आज आपके लिए मौके कहां है ट्रेडिंग के? सारे ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी है पूजा त्रिपाठी। पूजा बताइए खरीदारी की राय है ज्यादा आपके पास? जी आज खरीदारी की ही राय है। बड़े निफ्टी काउंटर्स में जानकारों का रुझान देखने को मिल रहा है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे ऑटो सेक्टर में काफी ज्यादा फोकस है जानकारों का। शुरुआत पहले कॉल से करेंगे। बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किंद्रा ने आईटीसी में खरीदारी की राय दी है। 1 से 3 दिनों में इनका मानना है कि 355 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर तेजी करने की राय दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप कैपिटल के कुणाल दायमा टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इनका मानना है कि चार्ट में काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है ये स्टॉक और अगले 1 से 2 दिनों में 440 के लेवल्स देखने की उम्मीद कर रहे हैं। और इसके अलावा शेख खान के जेट हकर ने एक ऑटो काउंटर M&M में खरीदारी करने की राय दी है। 2 से 3 दिनों में इनका मानना है कि 3090 से ज्यादा की तेजी इस स्टॉक में देखने की उम्मीद की जा रही है। तो तीनों कॉल्स में जानकार आज तेजी करने की राय दे रहे हैं। चले जानकारों ने तेजी की ही राय दी है, तो राकेश आप भी क्या कुछ तेजी के कॉल्स लेकर आए हैं?
बिल्कुल हर्षिता, तेजी की कॉल है और दोनों कॉल मिड कैप स्पेस से हैं। पहला बाय कॉल रहेगा एस्ट्रा माइक्रोवेव पर, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। कल के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने को मिला। 140.30 के स्टॉप लॉस के साथ एस्ट्रा माइक्रो को खरीदना चाहिए 160 के टारगेट के लिए। और दूसरा बाय कॉल रहेगा टीटागढ़ वैगन पर, काफी बेहतरीन टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर है। 122 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ टीटागढ़ वैगन को खरीदना चाहिए 140 के टारगेट के लिए। ओके, तो इन दोनों में खरीदारी की राय ही है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, खरीदना चाहते हैं इस वक्त हर एक स्टॉक को। ये साफ दिख रहा है चार्ट पर संकेत कल की मजबूती के बाद। स्टॉक जहां पर एक्शन आज के सेशन में रह सकता है उनमें एक है जेपी एसोसिएट, और वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए हालांकि इतना पिटा हुआ है, सुमित पूछने में थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या 12-13 रुपए में बेचने की पूरी राय लें आपसे, लेकिन 350 करोड़ रुपए का एक भुगतान करना था इन्हें फॉर्मूला 1 ट्रैक के लिए, ऑर्गेनाइजर्स को, जो दिया नहीं है। अब वो बैंक गारंटी की मांग कर रहे हैं, तो थोड़ा मतलब कुल मिलाकर दिक्कतें हैं। कर्जों का भुगतान नहीं हो पा रहा है या पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कमजोर हो सकता है क्या ये शेयर? यदि हाँ तो क्या लेवल पर शॉर्ट करें? और 3 महीने में 45% 50% बढ़ा हुआ भी है, तो शॉर्ट करने के लिए लेवल तो ठीक होंगे शायद। जी अनिल जी, जैसे कि आपने कहा कि शॉर्ट करने में पूछने में डर लगता है, वैसे ये स्टॉक पे राय देने में भी डर लगता है इन लेवल्स के ऊपर। बट जहां तक ट्रेड का सवाल है, ट्रेडिंग के लिहाज से अगर ट्रेड करना है तो 12 रुपए 60 पैसे कल की क्लोजिंग है। इसका एक जो मल्टीपल रेजिस्टेंस आ रहा है, जो पिछले जुलाई से लेके अब तक चलता हुआ आ रहा है, वो करीब करीब दिखाई दे रहा है 13 रुपए 80 पैसे के आसपास। यानी 1 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा 13 रुपए 80 पैसे से 14 रुपए तक का। जब तक ये स्टॉक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक इसमें एक बार सेलिंग में ही रहना चाहिए। और नीचे में इमीडिएटली अगर इसने 11 रुपए 50 पैसे तोड़ा तो फिर ये दोबारा से 9 रुपए 8 रुपए वाली रेंज में आ जाएगा। यानी 12 रुपए 60 पैसे पे या 70 पैसे पे अगर किसी को ट्रेड करना है, 1 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। और नीचे में आप मान के चले कि अगर ये 11 रुपए ब्रेक करे तो 9 रुपए से 8 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग की ही सलाह रहेगी, तेजी की सलाह नहीं रहेगी जेपी एसोसिएट। बिकवाली की सलाह, और वहां पर कोई दो राय नहीं है कि और गिरावट आएगी इस स्टॉक में, बेचना चाहिए। लेकिन अनिल, कितना अनफॉर्चुनेट है, बढ़िया प्रोजेक्ट्स पर कंपनी ने काम किया। जो इनका यमुना एक्सप्रेस वे था, वर्ल्ड क्लास एक प्रोजेक्ट, पहली कंपनी जिसने एक बढ़िया F1 ट्रैक भारत में बनाई, और हालत देखिए, डेट की लेवल्स बहुत ही ज्यादा खराब। शायद जिस तरह की कमाई की उम्मीद कर रहे थे ये लोग, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कमाई की उम्मीद थी, या फिर इन्होंने अपना कर्ज मैनेज नहीं किया, क्या वो दिक्कत थी ज्यादा? क्योंकि इस तरह की फैसिलिटी बनाने में कर्ज आपको बड़ा लेना पड़ता है। दूसरी बात ये कि कर्ज जब आपकी बैलेंस शीट की ताकत से ज्यादा हो जाए तो फिर उसको सर्विस करने में या उनका भुगतान करने में जो दिक्कतें आती है, ये लंबे प्रोजेक्ट्स हैं, इतना जल्दी पैसा बनता नहीं है, तो फिर दिक्कत ये होती है कि आपको एसेट्स बेचनी पड़ती है या फिर कर्जों को कम करने के कुछ न कुछ जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। एक और इसी तरह का ग्रुप था, हालांकि अब नहीं रहा, और वह है यूनाइटेड स्पिरिट्स वाला ग्रुप। यूनाइटेड ब्रूअरीज में एक बड़ा एक्शन कल दिखा है, उस पर राय लेना चाहता हूं आपसे मयूरेश। कल हेनिकेन ने यहां पर हिस्सेदारी खरीदी है, वो लगातार इस काउंटर पर खरीदारी कर रहे हैं। कल भी यस बैंक ने बेचा और उन्होंने सामने खरीदारी किया, अब वो प्रमोटर भी हैं। जाहिर सी बात है कि स्टॉक के लिए आउटलुक पूरी तरह से बदल रहा है। 975 हो गया है भाव इसका, कल 951 में ये बड़ा सौदा होता हुआ दिखा है। खरीदेंगे आप यूबीएल? और एक अगर मैं राय आपसे ये पूछूं कि यूबीएल या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स, दोनों में से बेहतर कौन सा है? क्लियरली आई थिंक चॉइस करना बहुत डिफिकल्ट है अनिल जी दोनों में से। हालांकि आई थिंक यूबीएल की अगर हम बात करें तो आई थिंक इट्स अ क्लियर इंडिकेशन, जो प्रमोटर्स आई थिंक स्टेक हाइक कर रहे हैं, आई थिंक द इंडिकेशन इज दैट जो इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है मार्केट में, आई थिंक वो इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दैट क्रिएट्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर। हाउएवर आई थिंक जो स्टॉक की हमने मूवमेंट देखी है इन यूबीएल, आई थिंक दैट हैज बीन क्वाइट स्टुपेंडस। तो मुझे लगता है आई थिंक यू नीड टू गिव सम अमाउंट ऑफ टाइम। तो ट्रेडर के हिसाब से आई थिंक ये स्टॉक में आई थिंक उलझन रह सकता है, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक आई विल स्टिल वेट फॉर डिक्लाइंस। और यूएसएल हम कवर नहीं करते तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। टेक्निकली मुझे अगर आप बता सके राकेश, यूनाइटेड स्पिरिट्स क्या स्थिति दिख रही है चार्ट पर? टेक्निकली अगर हम हर्षिता बात करें यूनाइटेड स्पिरिट की, तो स्टॉक में कल एक गिरावट जरूर देखिए, बट निश्चित स्तरों पर 3050 3060 स्टॉक का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और थोड़ी सी और गिरावट बढ़ती है तो स्टॉक को बाय करना चाहिए। टेक्निकली मुझे लगता नहीं है कि 3050 3055 के लेवल्स स्टॉक तोड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करें,
इस स्टॉक में भी नीचे में एक संकेत है, बेस बिल्डिंग के संकेत हैं, 900 के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा बेस है। ये स्टॉक भी क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। बाय ऑन डिक्लाइन, गिरावट पर खरीदारी करें, यह फिलहाल राय आती हुई टेक्निकली इन काउंटर्स पर। एडीएजी काउंटर्स में कल हमने देखा काफी ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। एडीएजी यानी कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनी, और यहां पर रिलायंस इंफ्रा हो, आर पावर, आर कॉम, सब में तेजी रही। आज जो खबर आ रही है कि अल्ट्राटेक रिलायंस इंफ्रा की कुछ सीमेंट यूनिट्स खरीद सकती है, और इन सीमेंट यूनिट्स की एंटरप्राइज वैल्यू जो होगी वो करीब 5000 करोड़ से ज्यादा की आकी गई है। सुमित, ये बताइए एडीएजी में क्या आर इंफ्रा आज खरीदा जा सकता है? अब प्री ओपन सेशन में देखिए ज्यादा एक्शन तो है नहीं, लेकिन कल जमकर तेजी हुई इन स्टॉक्स में। हर्षदा, आर इंफ्रा और आर पावर ये दोनों स्टॉक में एक चाल देखने को मिल रही है पिछले कई दिनों से। और आर इंफ्रा का जहां तक सवाल है, 431-32 के एकदम रजिस्टर जोन पे इसने कल क्लोजिंग दी है। इसके ऊपर एक बार आज इसको ओपनिंग के बाद ट्रेड करने दीजिए, तो फिर इसको जरूर खरीदा जा सकता है 470 से 75 के टारगेट के लिए। मार्केट जैसे ही ओपन होता है और अगर 431-32 के ऊपर ट्रेड करता है तो 415 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 455 और ऊपर में फिर उसके बाद ऊपर में 480 तक, 455 और 480 ये दो टारगेट्स के लिए आर इंफ्रा को खरीदा जा सकता है। और पावर में कल मुझे एक चाल देखने को मिली है जिसके अंदर अडानी पावर ने भी मूव दिया है और इसने आर पावर ने भी मूव दिया है। आर पावर का भी एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है 52.50 के आसपास। अगर 52.50 का लेवल ब्रेक कर देता है आर पावर, तो एक आर पावर के अंदर भी एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा जिसके अंदर स्टॉक 59-60 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये लेवल थोड़े से वॉच करने चाहिए, जैसे ब्रेक करते हैं खरीदारी करके काम करना चाहिए। अच्छा, एक और स्टॉक सीमेंस, ये भी देख लीजिए फटाफट आप। सुमित की वायदा कारोबार में कैसी पोजीशन बनी, आज नतीजे आने वाले हैं, नतीजों के पहले कोई तेजी मंदी की पोजीशन बनती हुई दिखी और क्या कोई सौदा बनता है इस वक्त आज? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से इसके अंदर एक थोड़ा सा एक करेक्शन देखने को मिला है। सीमेंस के अंदर 1200 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक नहीं करे तो हमको बाय करके काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार सीमेंस के अंदर हम यहाँ पे बाय करके चांस ले सकते हैं। नीचे में सिर्फ एक स्टॉप लॉस का जो ध्यान रखना पड़ेगा वो है, टू बी वेरी प्रिसाइज, 1190 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं और ऊपर में इमीडिएटली टारगेट 1250। चलिए, 1250 का टारगेट ये है सीमेंस इंडिया का। लेकिन अनिल, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम हमने किस कैपिटल गुड कंपनी के नंबर्स अच्छे आते देखे थे। देखेंगे कि सीमेंस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। कुछ और शहरों में जो रुपये में हम देख रहे हैं फिर से दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए क्या आपको लग रहा है माहौल बदलेगा, कुछ सुधरेगा? क्योंकि अगर डॉलर मजबूत हो रहा है, अमेरिका में बिजनेस बढ़ सकता है, उनकी रेवेन्यू बढ़ सकती है। मयूरेश, उस लिहाज से क्या कोई बाय कॉल है आईटी में? क्लियरली आई थिंक जो आईटी क्षेत्र है, आई थिंक टॉप टियर आईटी कंपनीज हमें अभी पसंद आ रही है और जो गिरावट हमने देखी है वो आई थिंक लार्जली फैक्टर इन कर रही है Q3 Q4 के परफॉर्मेंस विच इज गोइंग टू बी वेरी सॉफ्ट। अगेन आई थिंक FY17 का अगर हम एक्सट्रापोलेट करें नंबर्स तो हमें हमारे हिसाब से आई थिंक बोथ डॉलर और रुपी टर्म्स में एक अच्छी बढ़त दिख सकती है। क्लाइंट माइनिंग एक्टिविटीज अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, यूटिलाइजेशन लेवल्स आर गोइंग अप और ऑब्वियसली आई थिंक अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है against, so that again acts as a tailwind। तो मेरे ख्याल से I think any decline onto these stocks, Infosys हो, TCS हो, HCL Tech हो, I think लंबे समय के निवेशकों के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है to accumulate these stocks। ठीक बात है, तो ये राय इस वक्त। और एक और स्टॉक जो मुझे एक्शन में प्री ओपनिंग सेशन में दिख रहा है और वो है अजमेरा रियल्टी। यहाँ पर 3% की मजबूती दिख रही है। यहाँ पर भी कल कुछ एक बड़ा सौदा होता दिखा है और लगभग 2 लाख शेयर खरीदे गए 140 रुपए 50 पैसे पर। ये बताएं, स्टॉक तो ऑलरेडी भाग चुका है, 175 रुपए के आसपास का भाव है। राकेश, चार्ट पर कहीं मौका है खरीदारी करने का या देर हो चुकी है? नहीं अनिल जी, देरी नहीं हुई है। मोमेंटम स्टॉक में और जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है, मेरे को लगता है 184 185 तक ये रैली कंटिन्यू एक्सटेंड हो सकती है। क्लियरली पोजीशन है तो होल्ड करें। अगर स्टॉक मार्केट की करेक्शन में 162 163 के अराउंड मिलता है, कल की क्लोजिंग 169 की थी, 162 163 के अराउंड एक अच्छा बाय बनता है। चलो, 162 के आसपास वो खरीदा जा सकता है शेयर। ये है अजमेरा रियल्टी। कल बाजार बंद होते होते हमने देखा था आईटीसी में जबरदस्त तेजी आई थी। सुमित, क्या आज वो तेजी बरकरार रह पाएगी? 0.5% ऊपर फिलहाल ये स्टॉक है प्री ओपन सेशन में। जी, बरकरार रहनी चाहिए हर्षदा। आईटीसी स्टॉक वैसे भी अच्छा दिख रहा है। जिस दिन से इसने ये 330 के ऊपर इसने क्लोज देना स्टार्ट किया, स्टॉक अच्छा दिखने लग गया है। अब जब तक ये 330 के ऊपर क्लोज है तब तक स्टॉक अच्छा ही है। इमीडिएटली कल का जो हमको मूव देखने को मिला है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये फॉलोअप रैली वापस कंटिन्यू करेगी और 350 तक इमीडिएटली जा सकती है। 350 ब्रेक करा तो फिर 360 तक के लेवल्स बाइंग कर सकते हैं एक बार, 330 स्टॉप लॉस। ओके, चलिए खुलने वाले हैं बाजार और
प्रियो कुछ भी दिखे एशियाई बाजारों में फर्क नहीं पड़ता, कल की तेजी को आगे बढ़ाएंगे हम और मजबूत खुलेंगे 7,900 के पार। 7,897 ये कल का हाई था, तो कल के हाई के बहुत ऊपर खुलने की सिचुएशन दिख रही है। 7,906 ये कह रहे थे, इसके ऊपर तेजी करने की बात कह रहे थे राकेश। खुलने के बाद देखते हैं वहां टिकता है क्या, और उसके बाद राकेश तेजी करते हैं या नहीं, ये समझना रहेगा। चलिए, शुरुआत होने की तैयारी। भारतीय बाजारों की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मजबूती के साथ आने के पूरे आसार दिखेंगे आपको। और खुलते हुए बाजार पहली टिक 62 अंक ऊपर खुला है। सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती 20 अंकों की तेजी के साथ शुरुआत होती भारतीय बाजारों की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। 1% ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप गेनर डॉक्टर रेड्डीज लुपिन में भी आधा से 1% तक की मजबूती। मारुति केन इंडिया जैसे शेयरों में थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है, तो चुनिंदा खरीदारी, लेकिन एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो 1% से ज्यादा ऊपर खुला हो। कमजोरी कहां है? आइडिया सेल्युलर 2% कमजोर, टॉप लूजर। गेल इसके नीचे 1.5%। तो ये दो स्टॉक है जो 1% से ज्यादा का मूव दे रहे हैं, लेकिन बाजार थोड़े फिसलने की कोशिश। सिर्फ 20 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में और 7 अंक ऊपर अब निफ्टी है। आइए वायदा कारोबार में JSPL 1% नीचे, JSW स्टील 1% नीचे, तो ये दोनों ही स्टॉक थोड़े कमजोर खुलते हुए। पेज इंडस्ट्रीज में 1.25% का नुकसान। बजाज ऑटो 1% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है इस वक्त, और अंबुजा सीमेंट में मामूली नुकसान नजर आएगा आपको 0.5% का। मजबूत SKS माइक्रो 3% की तेजी बनती है। 440 का लेवल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अशोक लेलैंड जो ऑर्डर मिला है उसके दम पर 2% से ज्यादा की तेजी। यूनाइटेड ब्रूवीज की हम बात कर रहे थे, हेनिकन ने स्टेक बढ़ाई, 1.5% मजबूत ये स्टॉक खुला है। इसके अलावा ट्रेडर्स के पसंदीदा कुछ काउंटर्स जहां तेजी है, यूनिटेक, HDIL, वोल्टास ये तेजी के साथ खुले। टाटा मोटर्स DVR में भी कल एक बड़ा सौदा हुआ था, जिसमें मेरे ख्याल से जेम म्यूचुअल फंड ने बेचा था। उसके बाद स्टॉक में 1% की तेजी आज बनती हुई दिख रही है। ये है इस वक्त आपके लिए शुरुआत बाजारों की। 40 अंक ऊपर सेंसेक्स, 12 अंक ऊपर निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स 1/4 से आधा % तक की तेजी दिखाता है, और छोटे शेयरों पर डालिए नजर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4% मजबूत। 650 शेयर मजबूत खुले हैं और कमजोर सिर्फ 200। पॉजिटिव शुरुआत पहले दिन इस नई सीरीज की दिसंबर के। हर्षदा, कहां एक्शन है आपकी? काफी एक्शन देखने को मिला है, और जहां पर खबरें हैं उसका पूरा फायदा स्टॉक्स को मिलता हुआ सबसे पहले आपके नजर में होना चाहिए वेल्सपन कॉर्प का शेयर 7% ऊपर खुला है। ये काउंटर, इनको 1400 करोड़ का ऑर्डर मिला है अमेरिका में, और स्टॉक देखिए अच्छी खासी रफ्तार दिखाता हुआ है। SKS माइक्रो, इनके लिए जो लेंडिंग लिमिट है वो 15,000 से 30,000 कर दी गई है, खासतौर से जो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं लोगों को 24 महीनों के लिए, और कंपनी ने अपने दरें भी 1% घटाई हैं, तो 4% ऊपर ये स्टॉक फिर। कल पूरे दिन या फिर दोपहर बाद हमने देखा था मनप्पुरम जनरल फाइनेंस में काफी ज्यादा तेजी हुई थी। आज फिर वो स्टॉक मजबूत खुला है, करीब 3% का इजाफा मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। ज्योति स्ट्रक्चर में कुछ फंड एक्शन देखने को मिला पिछले सत्र में, आज ये स्टॉक फिर से 6% की तेजी दिखाता हुआ यहां पर काफी इंटरेस्ट आया है। ग्लोबल स्पिरिट्स, कल ये थोड़ा सा पिटा था स्टॉक, शुरुआती कारोबार में अच्छी तेजी थी, लेकिन जब बिहार में वो शराब बंदी की खबर आई, स्टॉक ऊपरी लेवल से फिसला जरूर। अब 2-2.5% की तेजी में फिलहाल कर रहा है कारोबार। अशोका बिल्डकॉन जैसे स्टॉक से जहां पर थोड़ा सा एक्शन तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया है। अजमेरा रियल्टी की बात हम ब्रेक से या बाजार खुलने से पहले कर रहे थे, वो स्टॉक भी आपके लिए हाजिर करेंगे। शुरुआत इसकी मजबूत, करीब 1% ऊपर खुला है ये शेयर। जैसे हम आपको बता रहे थे, अल्ट्राटेक रिलायंस इंफ्रा की कुछ सीमेंट यूनिट्स खरीद सकता है, और उस स्टॉक में आज हमने देखा है मजबूत शुरुआत हुई है। लगभग 1% की तेजी इस काउंटर में आज साफ तौर से दिखाई दे रही है। HSIL जैसा काउंटर है जिसमें 2% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। जेट एयरवेज कल भागा था, आज फिर करीब 2-2.5% तक की तेजी के साथ शुरुआत होती हुई। बिल्ट जैसे काउंटर में हमने देखा है करीब तेजी की पोजीशन आज फिर देखने को मिली है, 1.5% ऊपर है ये स्टॉक आज खुलते ही। तो ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है काफी ज्यादा एक्शन। केसोराम, जब से वो खबर आई है कि Z कैटेगरी से बाहर निकलेगा, इस स्टॉक में हमने देखा है खरीदारी का रुझान बढ़ता हुआ। ये स्टॉक 106 पर कर रहा है कारोबार, अब 5% की तेजी इसमें देखने को मिली है। छोटी कंपनियों में आप देखिए शिल्पी केबल जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी बनती हुई दिखाई दी है। TD पावर में हम देख रहे हैं आज वॉल्यूम एक्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन 2-2.5% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है खरीदारी अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है, और मिड कैप इंडेक्स इसी वजह से करीब 60 अंकों का इजाफा दिखा रहा है आज। बिल्कुल, तो ये रुझान और 7,900 के ऊपर टिकने की कोशिश होती दिख रही निफ्टी, और ये अच्छा संकेत है कि निफ्टी ऊपर के लेवल पर टिकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज का हाई और लो बता दूं आपको। निफ्टी
7,910 उसके बेहद करीब। लो है 7,889 या यूं कहें कि 7,890, 20 पॉइंट की रेंज और उस रेंज के ऊपरी रेंज पर 72 अंक ऊपर हो चुका है। सेंसेक्स निफ्टी पर मजबूती 1/4% की। बैंक निफ्टी 60 अंक यानी कि आधा % ऊपर। और अब देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है और यहां से जो मजबूती आती दिख रही है वो शायद ज्यादा काम करती हुई दिखे, ज्यादा कारगर साबित हो। दिसंबर की सीरीज जैसा हम कह रहे हैं कि छोटे शेयरों के नाम रहेगी, कुछ छोटे शेयर आपकी स्क्रीन पर लाना जरूरी है और इन पर आप नजर रखिए। मिंडा कॉर्पोरेशन एक ऑटो एंसिलरी कंपनी और यहां पर एक बड़ा एक्शन वॉल्यूम के लिहाज से होता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक आपके सामने हाजिर करेंगे। 11,22,000 शेयरों का एक कारोबार मिंडा इंडस्ट्रीज में, मिंडा कॉर्पोरेशन में होता हुआ दिखा है। 84 रुपए के दाम पर यहां पर ट्रेड हुआ है और 84 रुपए 5 पैसे के आसपास 11,22,000 शेयरों का इस स्टॉक पर नजर रखिए। और इस स्टॉक का हम थोड़ा सा आपको लंबा चार्ट दिखाते, बड़ा एक्शन होता दिख रहा है इस काउंटर पर पिछले कुछ दिनों में और ये बड़े इन्वेस्टर्स के रेडार पर है। हालांकि पिछले 13% की तेजी पिछले महीने भर में होती हुई दिखी है, लेकिन इस स्टॉक पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। और दूसरा एक और स्टॉक है ADI फाइनकेम। ये स्टॉक भी लगातार हर रोज बड़े सौदे दिखा रहा है और आज भी आप देखिए बहुत बड़े सौदे होते दिखे इस काउंटर पर। लगभग 8,75,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। क्वांटिटी आपको लगेगी 8,75,000 ही है, लेकिन इसमें अहम बात क्या है, 6.5% हिस्सेदारी बदली है। 5% से ज्यादा हिस्सेदारी किसी कंपनी के बदलना काफी मायने रखता है और उस लिहाज से वॉल्यूम परसेंटेज टर्म्स में जो हुआ है वो ADI फाइनकेम में काफी जबरदस्त है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा लगातार ये काउंटर ऐसा है जहां पर एक्शन होता हुआ दिखा है। इन्हीं के चार्ट्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं, दोनों ही चार्ट्स बता दें राकेश। मिंडा कॉर्पोरेशन और ADI फाइनकेम चार्ट्स पर कितने मजबूत दिख रहे हैं और क्या खरीदने का मौका है इन दोनों शेयरों में? देखिए अनिल जी, अगर मिंडा कॉप की बात करें तो काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। नीचे से एक अच्छा रिवर्सल बना है। 78-79 के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा बेस है और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है मुझे लगता है 100-101 के लेवल्स इसके अंदर क्लियरली देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ ADI फिनकेम की बात करें तो NSE पर अगर हम देखें तो ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, NSE पे दोबारा से लिस्ट हुआ है शायद, बट चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। एक बार ये स्टॉक अगर 233-234 का बैरियर तोड़ता है तब एक बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट होगा, तब एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 270 देखने को मिल सकती है। 270 की तरफ वो स्टॉक दिखाई दे रहा है यदि फाइनकेम की बात कर रहे हैं, लेकिन मिंडा कॉप भी आप देखिए अच्छे खासे एक्शन में आज के सत्र में ये काउंटर दिख रहा है। लेकिन मयूरेश, ज्योति स्ट्रक्चर ये फिर से रेडार पर आया है और यहाँ पर कुछ फंड्स ने खरीदारी की है और उसी का एक्शन हम देख रहे हैं आज फिर जारी है 7% ऊपर। फंडामेंटली आपकी कोई कवरेज स्टॉक पर? नहीं, क्लियरली आई थिंक अक्सर ये एक अंडर परफॉर्मेंस दिया था स्टॉक ने, लेकिन अगर आप एक थीम की बात करें तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोक कंस्ट्रक्शन है, EPC रिलेटेड थीम हो, तो मुझे लगता है आई थिंक जो EPC थीम है ये बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट की जा सकती है अगले 2 से 3 सालों में। ऑर्डर बुक इंक्रीज होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स अच्छे कुछ हद तक कम हो जाएंगे एंड विद इंक्रीज इन ऑर्डर फ्लो मेरे हिसाब से आई थिंक ऑपरेट लेवरेजिंग बेनिफिट शुड ऑल्सो किक इन। तो EPC प्लेस है आई थिंक। हालांकि ज्योति स्ट्रक्चर हमारे कवरेज में नहीं है। KNR कंस्ट्रक्शन इज समथिंग दैट आई एम रियली लाइकिंग। डेट इक्विटी बिल्कुल नहीं है, 0.1 टाइम्स पे है। एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल बैलेंस शीट पे नहीं है। 22% की अर्निंग्स ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो प्रीमियम में स्टॉक एंजॉय करता है मेरे हिसाब से आई थिंक द स्टॉक विल स्टिल कंटिन्यू टू डू दैट। लेकिन जनरली आई थिंक द EPC थीम शुड प्ले आउट वेरी वेल मेरे हिसाब से अगले 2 से 3 सालों। अगले 2 से 3 सालों के लिए ये एक अच्छी थीम हो सकती है। लेकिन सुमित, क्या निफ्टी पर संकेत मिल रहे हैं ब्रेकआउट के या फिर थोड़ा इंतजार करें नई खरीदारी करने से पहले? एग्जैक्ट इस वक्त एकदम वही लेवल पर है 7,900। एक बार वेट करेंगे अनिल जी, 1-2 घंटा जाने दीजिए, मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए। ये देखिए निफ्टी एक बार चलिए, आप बोल रहे हैं घंटे 2 घंटे इंतजार करें। बैंक निफ्टी तो चलने लगा अभी से 100 पॉइंट ऊपर हो गया अभी। जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। बैंक निफ्टी से कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है ज्यादा बढ़िया मूव देगा और आज जो मेजर स्टॉक मूव करेंगे वो बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक मूव करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग इनिशिएट बिल्कुल कर सकते हैं। 16,950 का स्टॉप लॉस, 17,100 का लेवल चल रहा है। टारगेट 17,250 से 300 तक के प्योरली इंट्राडे कॉल और ब्रेकआउट लेवल 17,300। उसके बाद इसमें फ्रेश तेजी स्टार्ट हो जाएगी। चले 17,300 के ऊपर फ्रेश तेजी के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में समय हम देख रहे हैं काफी ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। कुछ काउंटर्स
मिड कैप साइड पर ही जिसमें वायदे बाजार में एक्शन देखा जा रहा है, फेडरल बैंक 2% ऊपर, अदानी पावर 1.5% ऊपर, और जैसे हम आपको सुबह से बता रहे हैं एसकेएस माइक्रो, अशोक लेलैंड में भी अच्छी तेजी बनेगी। दोनों ही काउंटर 3.5 और 2.5% ऊपर है आज। फेडरल बैंक पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या इस समय तेजी की पोजीशन लेना ठीक रहेगा इसमें? बताइए सुमित। जी बिल्कुल, तेजी की पोजीशन लेना ठीक रहेगा। कल स्टॉक ने अच्छा मूव दे दिया है। एक 5 दिन का 7 दिन का कंसोलिडेशन इसने ब्रेक किया है। 58 के लेवल्स के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। फेडरल बैंक के अंदर लॉन्ग किया जा सकता है। इमीडिएटली लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 56 का, और ऊपर में टारगेट्स हमको देखने को मिल सकता है 63 से 65 के। हो सकता है 3 से 5 दिन का टाइम लगे इस टारगेट्स को आने में, बट फेडरल बैंक को प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग किया जा सकता है। और इनफैक्ट फेडरल बैंक ही नहीं, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत से स्टॉक्स है जिनके अंदर आज लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। एक्सिस बैंक में उनमें से एक स्टॉक है, उसको अगर किसी को लॉन्ग इनिशिएट करना हो तो प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। 10 से 15 रुपए की चाल हमको 1-2 दिन में देखने को मिल सकती है। अदानी पावर कौन खरीदने की कह रहा था? सुमित आप कह रहे थे या राकेश बाजार खुलने के पहले? मैं ही कह रहा था सर, जब आर पावर की बात हो रही थी अपनी। हाँ तो अदानी पावर में ऐसा लग रहा है कि कल भी एक अच्छा मूव देखने को मिला है, और एक यहां से और थोड़ा मूव देखने को मिल सकता है। 31 के लेवल्स के पास चल रहा है, 3220 तक इमीडिएटली देखने को मिल सकता है अदानी पावर। और जैसे 3220 ब्रेक करेगा तो फिर ये स्टॉक के अंदर 10 रुपए की चाल देखने को मिलेगी, यानी 40 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इमीडिएटली अभी फिलहाल 1 रुपए ही बचा है रेजिस्टेंस के पास, बट 32 तक के लेवल्स इंट्राडे में यहाँ एक दिन में देखने को मिल सकते हैं, 1 से 2 दिन में। पिछली बार भी आप आए थे तब एक किसी ऐसी स्टॉक पे बात हुई थी जो 3-4% बढ़ गया। अब मैं स्टॉक का नाम तो भूल गया, आपने प्री मार्केट बोला था। मदरसन सुमी, यस। इनफैक्ट क्योंकि आपने मदरसन सुमी की बात की है, मेरी नजर गई है लूमैक्स ऑटो पर। मयूरेश आपकी मैं राय लेना चाहूंगी। लूमैक्स ग्रुप में कल हमने देखा काफी ज्यादा एक्शन। ऑफ कोर्स लूमैक्स ऑटो टेक को वो ऑर्डर मिला इटालियन कंपनी से, या फिर उन्होंने वो जेवी किया है डिफेंस बिजनेस के लिए। लेकिन इस पूरे स्पेस में अगर कुछ पोजीशन लेनी है इस ग्रुप में, क्या लूमैक्स ऑटो बेटर ट्रेडेड काउंट है? क्योंकि वहां पर अब देख रहे हैं 10% की तेजी है और लूमैक्स 3% नीचे फिसला है। तो क्लियरली आई थिंक एक इंक्रीमेंटली पॉजिटिव न्यूज है, और जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं आई थिंक मार्जिन्स और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल बढ़ सकता है। तो यस, आई थिंक आई एग्री विथ योर व्यू पॉइंट, बट ऑटो एंसिलरी स्पेस में प्रॉब्ली अगर एक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना है तो मेरे ख्याल से आई थिंक MM Forgings इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग। कंपनी की जो अर्निंग्स एस्टिमेट्स हमने बहुत कंजर्वेटिवली अज्यूम किए हैं, और कंपनी जैसे नंबर्स पोस्ट कर रहे हैं लास्ट कुछ क्वार्टर्स से, आई थिंक इफ दे आर एबल टू सक्सेसफुली गेट न्यू ऑर्डर्स एंड एग्जीक्यूट देम वेरी सक्सेसफुली अगले कुछ क्वार्टर में FY17 के नंबर्स बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लूमैक्स ग्रुप इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट, बट अगेन MM Forgings इज समथिंग दैट वी प्रॉब्ली आल्सो लाइक। मयूरेश, रेलवे स्टॉक्स आप ट्रैक करते हैं और अगर कोई पसंद है तो बताएं। मैं क्लियरली अनिल जी आई थिंक एक ट्रेडिंग प्ले ही मानता हूँ, और जैसे आई थिंक प्रभु साहब ने लास्ट बजट में भी कहा था, आई थिंक स्ट्रक्चरली आई थिंक द स्टोरी इज क्वाइट वेल ड्रॉन आउट। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक जैसे ऑर्डर फ्लोज आएंगे, उसका एग्जीक्यूशन होगा, स्लोली एंड स्टेडली वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स कम होंगी, फिर कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, ये पूरा जो साइकिल है उसके लिए काफी समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक विद रेलवे बजट आई थिंक इट इज स्टिल सम टाइम अवे, बट आई थिंक ये स्टॉक्स ऑलरेडी रिएक्ट करने चल गए हैं, बट आई थिंक ऑल दीज इश्यूज विल स्टिल प्ले हैवॉक ऑन बैलेंस शीट। सो मेरे ख्याल से आई थिंक स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट के लिए आपको और थोड़ा समय देना पड़ेगा, हालांकि ट्रेडिंग प्लेस में रूल आउट नहीं करते हैं सारे स्टॉक्स। इस बीच रुपया आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। डॉलर के मुकाबले फिर से काफी कमजोर खुला था, और आप देखिए अब कमजोरी बढ़ती हुई 66 रुपए 85 पैसे एक डॉलर का भाव है, यानी कि वो 67 के लेवल्स की ओर धीरे धीरे करके फिसल रहा है और कमजोरी का सिलसिला बढ़ता हुआ। ये मेरे को समझ में नहीं आता कि ये दिसंबर के महीने में जब लोग है ना छुट्टियां मनाने का प्लान करते हैं विदेश जाकर, उसी वक्त रुपया क्यों कमजोर होता है? सबकी कॉस्ट बढ़ जाती है एक्चुअली। अनिल, ये पता नहीं दिसंबर वाला है कि जब भी आप छुट्टी प्लान करने जाए, खास तौर से विदेशों में, आपको डॉलर काफी महंगा मिलेगा। अच्छा, तो मतलब आप अगर छुट्टी लेने का प्लान करें तो आपको महंगा पड़ने वाला है, ये संकेत है एसडा की तरफ से। चलिए, रुपया कमजोर तो हो ही रहा है, लेकिन मयूरेश इसमें बात वही है कि ठीक है, जो चीज आपके कंट्रोल के बाहर है, कमजोर होना होगा, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या रुपए की कमजोरी से फायदा उठाकर कोई शेयर खरीदे जा सकते हैं क्या?
तो क्लियरली अनिल जी आई थिंक दो क्षेत्र जो आई थिंक बहुत एविडेंट है विद डिप्रिसिएशन इन रूपी, आई थिंक आईटी और फार्मा क्षेत्र। और जैसे मैंने आईटी क्षेत्र की पहले बात की, एक डेफिनेट टेलविंड करके पेश होता है अगर रूपी डिप्रिशिएट होता है डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि काफी कंपनी डॉलर में ही अपना आय डिक्लेयर करते हैं। सेकेंडली आई थिंक जो चुनिंदा फार्मा शेयर्स हैं जिसका एक सब्सटेंशियल कंपोनेंट यूएस जेनेरिक मार्केट से आता है, रूपी डिप्रिसिएशन की वजह से उसमें भी एक टेलविंड आती है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सिलेक्टिव टॉप टियर आईटी नेम जो मैंने पहले ही डिस्कस किए थे, आई थिंक वो काफी पसंद आ रहे हैं। और चुनिंदा फार्मा शेयर्स आई थिंक जो यूएस मार्केट फोकस्ड है, आई थिंक उसमें भी देखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से थिंक स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो सन फार्मा, अगर आप इप्का लैब्स एक टर्न अराउंड स्टोरी जैसे देख रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी लुक्ड एट, क्योंकि जनरली फार्मा क्षेत्र के वैल्यूएशंस अगर अनिल जी हम देखें तो आई थिंक इट इज ट्रेडिंग अबव फेयर वैल्यूएशंस। तो मेरे ख्याल से एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इप्का लैब्स जैसे स्टॉक्स लिए जा सकते हैं छोटे मझौले काउंटर्स में। सन फार्मा पर तेजी की पोजीशन यहां पर मयूरेश ने सुझाई है, और इन्फोसिस जैसे टेक मेजर्स भी आप लीजिए, क्योंकि कमजोर रुपये का फायदा इन कंपनियों को मिलेगा, क्योंकि इनका बिजनेस जो है बाहर से विदेशों में ज्यादा आता है, तो डॉलर में इनकी कमाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुछ और शेयर जिसमें आज हम हरकत देख रहे हैं और खबरों के बल पर जो स्टॉक्स भागे हैं, वेल्सपन कॉर्प देखिए 10% ऊपर, 1400 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है अमेरिका से। अब इस पर आपकी क्या राय रहेगी राकेश, कितना और भाग सकता है शेयर? 108 पर तो आ चुका है। देखिए हर्षदा जी, काफी बेहतरीन इसका चार्ट स्ट्रक्चर है। आज स्टॉक ने एक अच्छा उछाल दिखाया है। नया निवेश की सलाह तो नहीं दूंगा, बट अगर आप टेक्निकली देखें तो स्टॉक में 120 से पहले मौजूदा स्तरों से कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, और जो ये रैली है ये इजीली एक्सटेंड हो सकती है 120 रुपए तक। ओके, तो ये इस वक्त रुझान, लेकिन हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मयूरेश, सुमित, राकेश, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और साथ ही राय देने के लिए सारे शेयरों पर। इस वक्त 7,900 के आसपास निफ्टी